बेटा सबसे पहले मान लो तुमको कोई भी अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाता है, सिर्फ क्वेश्चन नहीं आता, बेसिकली ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं, ये अगर तुमको आ गई हैं व्हाट इज़ कन्वर्जेंस, तब तुमको ऑर्गेनिक आती है। ठीक है जी, क्योंकि ऑर्गेनिक में कभी भी क्वेश्चन सिंपल नहीं आता, इट इज़ ऑलवेज लिंक्ड क्वेश्चन। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो एसिटिल, फॉर एग्जांपल बताता हूँ, एसिटिलीन से क्या बनाना है तुमको, एसिटल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है, एसिटल्डी, क्या बनाना है बेटा जी, एसिटल्डिहाइड। ठीक है जी। अब बच्चे क्या करते हैं, इसका स्ट्रक्चर याद करते हैं, इसका स्ट्रक्चर याद करते हैं, फिर एरो पे क्या लिखा है वो याद करते हैं, और फिर एरो के नीचे का लिखा है वो याद करते हैं। ठीक है जी बेटा, इसको बोलते हैं रिएजेंट 1। कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी उसमें एक रिएजेंट 1 होगा, जिसके ऊपर कोई भी रिएजेंट 2 डाला हो सकता है, और अंडर सम कंडीशंस डाला होगा, कोई टेम्परेचर की, कोई प्रेशर की, कुछ। यानी कि ये पता लग गया, जो एरो के ऊपर लिखा होता है रिएजेंट 2 होता है, जो यहाँ पे होता है, यहाँ एरो के ऊपर ना लिखा हो, यहीं पे प्लस में लिखा होगा रिएजेंट 2, और सीधा एरो के नीचे क्या लिखी हो सकती है, नीचे ऊपर क्या लिखी हो सकती है, कंडीशन, किन कंडीशंस में रिएक्शन होगा, और इधर की साइड प्रोडक्ट होता है। ठीक है जी। जैसे आपको एक ये दिस आर नथिंग, बट आप सोचो कि भाई साहब अगर आपको किसी के मान लो घर में शादी करनी है, किसी अगर जटा के घर से तुम ब्याह करना है, तो तुहानू की कंडीशन रखनिया पैणगियां, मुंडे की पैली कितनी है, यही है, जमीन कितनी है मुंडे की, लड़के जट्टों की शादी में ही देखते हैं जमीन कितनी है, और ब्याह च शराब हैगी कि नहीं हैगी, ब्याह चिकन हैगा कि नहीं हैगा, तो पता लग जाता है कि जट्टा का ब्याह हो गया। शर्मों का, बामणों का ब्याह ला लो, तुम शर्मिया का ब्याह ला लो। ठीक है जी, वहाँ पे मांस मच्छी कुछ नहीं चलना, कंडीशन देख के पता चल जाता है कि शादी किसकी हो रही है। समझ लगी? तो ऐसे ही कंडीशन डिसाइड करती हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में कौन से पार्ट पे जाके रिएक्शन होगा। ठीक है, आपको एक ही कंपाउंड के अंदर मान लो फॉर एग्जांपल मैंने आपके पास से सामने ये बना दिया है, टॉलिन का स्ट्रक्चर बना दिया है। क्या बना दिया है, टॉलिन का स्ट्रक्चर बना दिया है। अगर आपको इसको टॉलिन बोलते हैं, पता कि नहीं पता? ये टॉलिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH3 के, बेंजीन को कहीं पे भी CH3 को, कहीं पे भी CH3, एक CH3 लगाना, कहीं पे भी लगा दो बेंजीन को, दिस थिंग इज कॉल्ड बेंजीन, और बेंजीन को कहीं पे भी एक CH3 ग्रुप लगा दो तो उसको बोलते हैं टॉलिन। ये बात बहुत घटिया होती है कि बेंजीन के ऊपर CH3, ऊपर क्या भाई, कहीं पे भी लग जाए टॉलिन ही होगा। क्लियर है जी? अब आप देख सकते हो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, वन इज योर एरोमेटिक पार्ट। कौन सा पार्ट है, एरोमेटिक, ये जो रिंग है ये एरोमेटिक है। अब एरोमेटिक या एरोमेटिक, हर कंपाउंड एरोमेटिक नहीं होता। एरोमेटिक एक ऐसे कंपाउंड हैं जो कि एक खास तरह की सिटी में रहते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, एरोमेटिसिटी बोलते हैं। मतलब जैसे कोई रशियन होगा, उसको रशियन आनी ज़रूरी है। ठीक है जी, समझ लगी? वैसे अगर कोई बंदा, कोई कंपाउंड एरोमेटिक है तो वो कुछ प्रॉपर्टी शो करे, जिनको क्या बोलते हैं, क्या शो करते हैं, एरोमेटिक करेक्टर शो करे, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि उनके द्वारा शो करी जाती हैं। फिर उनको क्या बोलते हैं कि वो जो प्रॉपर्टीज़ अगर शो करेंगे वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, एरोमेटिसिटी। हर कंपाउंड को एरोमेटिक नहीं बोला जाता। क्लियर है जी? और ये ऊपर वाला पार्ट जो है, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये क्या है, आप इसको अगर ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है बेटा, अगर आप इसको ध्यान से एनालाइज करो, ये CH3 का मतलब क्या है, अगर आप CH3 को लिखने की कोशिश करो तो यू कैन सी देयर इज CH H एंड दिस इज अटैच टू रिंग। इफ यू सी दिस कार्बन, दिस इज फॉर्मिंग 4 सिंगल बॉन्ड्स विद अदर 4 एटम्स। तो ये सिचुएशन किसकी होती है, अल्केन की। किसकी होती है, अल्केन की। यानी कि इस पूरे टॉलिन मॉलिक्यूल में दो हिस्से हैं, एक तो एरोमेटिक हिस्सा है, एक कौन सा है, अल्केन पार्ट है। अगर आप एरोमेटिक कंडीशन डालोगे तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, रिंग पे जाएगी। अगर आप अल्केन वाली कंडीशन डालोगे तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, ये अल्केन वाले पार्ट पे जाएगी, रिंग को कुछ भी नहीं होगा। कंडीशन डिसाइड करती है, शादी जट्टा नहीं होती है कि बामणा की। कंडीशन डिसाइड करेगी रिएक्शन एरोमेटिक पार्ट पे जाएगा कि अल्केन पार्ट पे जाएगा। वंस यू अंडरस्टैंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दिस वे कि कंडीशन क्या है, किस खानदान की कंडीशन डाली गई है,
तो वो आपका क्या बन जाएगा, फिर आपको रिएक्शन पता चल जाएगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में रिएक्शन कहाँ पे हो रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ लगी है। अब एक बात बताओ, ठीक है, इतना हो गया। तो कंडीशन डिसाइड करेगी रिएक्शन कहाँ पे होगा। अब एक मेरे को बात बताओ, एक ना बड़ी बकवास बात करते हैं, यानी कि आपको पहली बात जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़ोगे आप उन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को फैमिलीज में डिवाइड कर सकते हो। क्या डिवाइड कर सकते हो? मैंने क्यों बोला फैमिलीज, क्योंकि हर फैमिली की कंडीशन क्या होगी रिएक्शन करने की, अलग होगी। ठीक है जी। कौन सबसे बेसिक फैमिली होती है? अल्केन फैमिली। उसके बाद कौन सी होती है? अल्कीन फैमिली। ऐसे चलते जाओगे, अल्काइन फैमिली, और हर फैमिली की बहुत सारी फैमिलीज आप डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स को अलग अलग फैमिलीज में बांट सकते हो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो अब बताओ, अब वो बोलेंगे ये हर फैमिली एक खास तरह की ही रिएक्शन शो करती हैं, वो रिएक्शन दूसरी फैमिली द्वारा शो नहीं किए जाते। तभी तो डिफरेंस होगी ना कि ये फैमिली ये रिएक्शन शो करती है। समझ लगी? हर फैमिली एक पर्टिकुलर तरह की रिएक्शन शो करते हैं। अगर आपको बोलो कि भाई साहब क्या आपसे पूछे अल्केन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं, तो आप बोल दो भाई साहब ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, तो ये बकवास बात है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन तो किसी की भी की जा सकती है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन किसी की भी की जा सकती है। क्या मैं तुम्हारी ऑक्सीडेशन कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी ऑक्सीडेशन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तुम्हारी ऑक्सीडेशन करना मतलब क्या करूँ मैं? हैं? तुमको आग लगा दूँ, तुम्हारी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। तुम्हारी कंबशन रिएक्शन जो होती है वो कौन सी रिएक्शन होती है? ऑक्सीडेशन। क्योंकि आपको पता ही है ऑक्सीडेशन में कहता है कोई भी कंपाउंड है उसके साथ क्या जोड़ दो? ऑक्सीजन जोड़ दो। और कंबशन रिएक्शन के लिए कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन। अगर होता क्या कंबशन रिएक्शन में, जो भी चीज़ होती है उसके अंदर ऑक्सीजन डालो तो उसके क्या बन जाते हैं? ऑक्साइड बन जाते हैं। तुम्हारे भी ऑक्साइड बन जाएंगे। समझ लगी? इसलिए ये तो है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो कोई भी रिएक्शन शो, कोई भी खानदान शो कर देगा। ये आपको डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प नहीं करती कि फैमिली कौन सी है। और तरह की रिएक्शंस होती हैं जो कि डिफ्रेंशिएट करती हैं कि ये फैमिली यही रिएक्शन शो करती है, ये बिहेवियर का शो हो रहा है, मतलब ये इस फैमिली को बिलोंग करती। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लग गई है? समझ लगी बेटा जी? चलो, और हम अब देखो फैमिलीज़ क्या है, फैमिली को कैसे डिवाइड करना है, कैसे फैमिलीज़ को बांटना है अलग अलग जगह पे, वो ही हमारा काम है। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ये क्या हो रहा है? आगे क्यों नहीं जा रहा भाई? ठीक है, इतना समझ लगी? क्लियर है? तो सबसे पहले कन्वर्जन आ गई। मैंने बोला है रिएजेंट होता है, उसके ऊपर दूसरा रिएजेंट आता है, कंडीशन आती है, क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। ठीक है जी। अब देखो, अब बेटे ये जो रीच है, एक रिएजेंट हमको पता लग जाए ना, दूसरा रिएजेंट हमको पता लग जाता है रिएजेंट और प्रोडक्ट से। किससे पता चल जाता है? रिएजेंट और प्रोडक्ट से। फॉर एग्जांपल अगर आपको बोले एसिटाइलिन से मेरे को क्या बनाना है? एसिटल्डिहाइड बनाना है। क्या बनाना है? एसिटल्डिहाइड बनाना है। एसिटिलीन लिखा, ठीक है जी, ये स्ट्रक्चर है इसका। एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर क्या है? नाम से पता चल रहा है एल्डिहाइड ग्रुप है। एसिड का मतलब दो कार्बन, एक कार्बन तो एल्डिहाइड ग्रुप से ही आ जाना है, एक कार्बन में और लगा दिया बैलेंसी पूरी करने के लिए। अब आपने क्या देखना है? रिएजेंट 1 ये था, रिएजेंट 2 हमको पता करना है। इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये कार्बन, दो कार्बन इधर है, दो कार्बन इधर है, दो हाइड्रोजन इधर है, इधर कितने? 3 और 1 4 और एक ऑक्सीजन, यानी कि कितने का फ़र्क है? एक H2 का फ़र्क है और एक O का फ़र्क है। यानी कि आपने क्या ऐड करना है? एसिटाइलिन से एसिटल्डिहाइड बनाना है तो आपने क्या डालना है? वाटर डालना है। ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? साथ में कैटलिस्ट डालना है, वो बाद में बात करेंगे, आपको पता चल जाए क्यों डालना है, उसका भी रीज़न पता लग जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इतना काम करोगे तुम्हारा बन जाएगा। अब देखो, बच्चों को ऑर्गेनिक डिफ़िकल्ट क्यों लगती है? बच्चों को इससे का स्ट्रक्चर नहीं पता होता। बच्चे ये भी याद करके जाते हैं और ये भी याद करते हैं। सबसे पहले आपको क्या आनी चाहिए? नेमिंग आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? ऑर्गेनिक आने के लिए प्री रिक्वेस्ट क्या है?
कि आपको क्या आनी चाहिए, नेमिंग आनी चाहिए। नेमिंग दो तरह की होगी। नेमिंग क्या होगी, नेमिंग कितने तरह की होगी बेटा, नेमिंग दो तरह की होगी। वन इज योर आयुपैक एंड अदर इज योर कॉमन नेम। जैसे आप लोगों का नाम दो हैं, स्कूल का नाम है और घर का नाम है, वैसे ही ऑर्गेनिक कंपाउंड के भी दो नाम हो सकते हैं, वन इज आयुपैक एंड अदर इज कॉमन नेम। ठीक है जी। टीचर यहाँ पे बहुत फोकस करता है आयुपैक नेमिंग पे, यहाँ पे फोकस नहीं करता, जबकि ज़्यादातर क्वेश्चन इसको लेके आते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन मेरे लैंग्वेज में बोलो तो इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये ईजी होती है करवानी, ये आपको थोड़ा सा खुद याद रखने पड़ते हैं, इसीलिए ये टीचर अवॉइड कर देता है, जबकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं पे आते हैं। कन्वर्जेंस में ज़्यादातर कॉमन नेम यूज़ होते हैं, ये बहुत कम यूज़ होते हैं। ठीक है जी, क्योंकि लंबे लंबे होते हैं आयुपैक नेम, कॉमन नेम छोटे होते हैं। ठीक है जी। अब आयुपैक नेम के अंदर देखो, जैसे तुम्हारा नाम लिख दूँ मैं, डॉक्टर मान लो जी, इधर तो है हर्षिता कुमार कुछ मान लो शर्मा, आई डोंट नो व्हाट इज योर नेम, बट ये मेरी रिकॉर्डिंग हो गया। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, एक तो ये चीज़ है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक चीज़ होती है वर्ड रूट। क्या होती है, वर्ड रूट। फिर उसके बाद होता है, और उससे पहले होता है, वर्ड रूट से इमीडिएट पहले जो होता है, पहले है प्री फिक्स करो, पहले फिक्स करो, यानी कि प्राइमरी प्री फिक्स। वर्ड रूट के बाद फिक्स करो तो प्राइमरी सफिक्स। जो वर्ड रूट के इमीडिएट बाद में होगा सफिक्स होगा प्राइमरी, जो वर्ड रूट के इमीडिएट पहले होगा प्राइमरी प्रीफिक्स होगा। और प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद क्या आ जाएगा जी, सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा। इसके आगे क्या आ जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स आ जाएगा, क्योंकि पहले फिक्स हो रहा है वर्ड रूट से। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। इमीडिएट पे बाद में हुई या पहले हुई तो 1 डिग्री 1 डिग्री, अगर उससे आगे चले गए तो 2 डिग्री 2 डिग्री। ठीक है कि नहीं, ठीक है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए, देखो ये वर्ड रूट क्या बताता है। वर्ड रूट दो तरह के होते हैं। वर्ड रूट आपके आयुपैक नेम के लिए भी होते हैं और कॉमन नेम के लिए भी होते हैं। ठीक है जी, आपको पहले ये वर्ड रूट याद होना चाहिए। पहली बात तो वर्ड रूट बताता क्या है, वर्ड रूट क्या बताता है, वर्ड रूट कुछ नहीं बताता हमको। वर्ड रूट बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन। किसके अंदर, जो तुम हमको बस इतना ही याद रखना है, पूरी ऑर्गेनिक में सब कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, जितना ये करा रहा हूँ स्प्रिंट्स बहुत है, जिसको ये आ गया ऑर्गेनिक आ गई। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल चेन, यानी कि मेन चेन में। बहुत सारी चेन्स हो सकती है तुम्हारे कंपाउंड में, बट तुम्हारी मेन चेन में कितने कार्बन है वो कहाँ से डिसाइड करते हैं हम, वर्ड रूट्स। ठीक है जी। या किसी भी कार्बन की चेन में कितने एटम्स हैं वो कौन बता देगा आपको, वर्ड रूट बता देगा। अगर तुम्हारी कार्बन की चेन में एक कार्बन है तो वर्ड क्या यूज़ करोगे, आयुपैक में यूज़ करोगे मेथ, और कॉमन में यूज़ करोगे फॉर। किसी अगर ऑर्गेनिक मोड में सिर्फ एक ही कार्बन है तो मतलब क्या है, या तो मैथ यूज़ करोगे, अगर आयुपैक नेम कर रहे हो तो मैथ यूज़ करना है, अगर कॉमन नेम लिखने की कोशिश कर रहे हो तो फॉर्म यूज़ करना है। अगर दो कार्बन है तो एथ यूज़ करना है, यहाँ पे एसिड यूज़ करना है। ये याद कर लो, इतना तो पक्का बाई हार्ट होना चाहिए। फॉर्म है, एसिड, ये बहुत कॉमनली यूज़ होते हैं। ठीक है जी। 3 कार्बन हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा जी, प्रॉप। यहाँ पे भी ये प्रॉप ही रहता है। ठीक है जी, प्रोप। ठीक है। 4 कार्बन हो तो इधर भी बट है, उधर भी बट है। 4 कार्बन बट, इधर भी बट। ठीक है जी। 5, इधर 5 कार्बन पेंट होता है, इधर 5 कार्बन वेलर होता है। ठीक है जी, VALER। और अगर 6 कार्बन हुए तो इधर क्या होगा, हेक्स, और इधर क्या होगा, कैपर, कैप्रो कैपर। ठीक है जी, ठीक है जी। ये आपको इतने तो 6 तो कम से कम याद होने चाहिए, इसके आगे आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है जी। ये आपको कॉमन नेमिंग में पक्का पते होने चाहिए। ठीक है जी। अब देखो 7 कार्बन हुए हेप्ट, 8 कार्बन हुए ऑक्ट, 9 कार्बन हुए नॉन, और 10 कार्बन हुए डेक। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ठीक है जी। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वो हैं डेक। 11 कार्बन हुए यूनिडेक। ठीक है। और अगर 12 कार्बन हुए तो 2 डेक। ठीक है कि नहीं क्लियर है। इतने होते हैं, इससे ज़्यादा आगे करने की जरूरत नहीं। वैसे इतना भी नहीं यूज़ होता, 8 से रियल ही जाते हैं। ठीक है जी।
क्लियर है? पर पता होने अपने को 12 तक तो पता होने चाहिए, ठीक है। वर्ड रूट क्या बताता है, कितने कार्बन एटम है हमारी चेन के अंदर। उसके बाद क्या आता है, देखो ये डॉक्टर कब होगा, ये डॉक्टर तब लिखा होगा जब कोई बंदा डॉक्टर है। अगर नहीं लिखा, जब डॉक्टर नहीं है डॉक्टर नहीं लिखा होगा। यहाँ पे वर्ड ये प्राइमरी प्रीफिक्स कब लिखना है, अगर साइक्लो लिखा है मतलब कंपाउंड साइक्लिक है। अगर साइक्लो नहीं लिखा तो यहाँ पे साइक्लो नहीं लिखना। यानी कि 1 डिग्री प्रीफिक्स हमको सिर्फ इतना ही बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या ए साइक्लिक। अगर साइक्लो लिखा है तो क्या होगा, साइक्लिक होगा, अदरवाइज नहीं। अगर साइक्लो लिखा है तो ठीक है, अगर कंपाउंड साइक्लिक है तो आपको साइक्लो लिखना पड़ेगा। अगर साइक्लिक नहीं है तो आपको साइक्लो लिखने की जरूरत नहीं, यानी कि 1 डिग्री प्रीफिक्स लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है जी। ये कुमार हो गया, हर्षिता सिंह भी हो सकती थी, ठीक है ना, हर्षिता सिंह राजपूत, सिंह राजपूत, ठीक है जी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब ये कुमार वगैरह, कुमार से पता लगता है हिंदू है, अगर सिंह होती, कौर होती तो सिख हो जाती। यानी कि ये 1 डिग्री सफिक्स हमको क्या बताता है कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे तुमको लिखा होगा 1 डिग्री सफिक्स में क्या लिखा होगा, 1 डिग्री सफिक्स में क्या क्या आ जाएगा, 1 डिग्री सफिक्स में क्या क्या आ जाएगा। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, टेल्स वेदर कंपाउंड कंटेन्स ऑल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो क्या लिखा होगा, एन लिखा होगा। क्या लिखा होगा, 1 डिग्री सफिक्स क्या होगा, एन होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अगर एन लिखा हुआ है तो मतलब तुम्हारे जितने भी कार्बन हैं वो सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, ठीक है जी, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं, ठीक है जी, समझ लग गई है। और एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तब क्या लिखाएगा, इन लिखाएगा। पूरे मान लो 1000 तुम्हारे कार्बन कार्बन थे बॉन्ड, 999 सिंगल हैं, एक भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ गया ना, तुमने क्या बोल देना, क्या लिखना है, इन लिखना है, एन नहीं लिखना। क्योंकि मैंने बोला एटलीस्ट 1, मैंने ये नहीं बोला ऑल, मैंने बोला एटलीस्ट 1। समझ लगी? वहाँ पे मैंने बोला था ऑल कार्बन कार्बन सिंगल, यहाँ पे फिर से एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तब तुम क्या लिखोगे, आइन लिखोगे। क्या लिखोगे? वैसे ही सिमिलर एग्जांपल, अगर 1000 कार्बन कार्बन बॉन्ड बने हुए हैं तुम्हारे पूरे मॉलिक्यूल में, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो तुम्हारा खानदान कौन सा हो जाएगा, तुम क्या लिखोगे, वर्ड रूट के बाद YNE लिखोगे। क्या लिखोगे, वर्ड रूट लिख दिया, कितने कार्बन है, हेक्स पेंट जितने भी कार्बन के अकॉर्डिंग, उसके बाद तुमने एन लिखना है, इन लिखना है, आइन लिखना है। वो कैसे डिसाइड करना है, एन तब लिखना है जब सारे सिंगल बॉन्ड है, इन तब लिखना है जब एक भी डबल बॉन्ड आ गया, YNE तब लिखना है जब एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया। हो सकता है तुम्हारे कंपाउंड में क्या हो जाए भाई साहब, क्या हो जाए, क्या हो जाए बेटा, एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी है और एक कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तब आपने ENYNE यूज़ करना है। ये ठीक है जी, E9 क्या यूज़ करना है, E9। एक भी, एक से ज़्यादा हुआ तब तो यूज़ करना ही पड़ेगा ना, एक भी आ गया तब भी आपने ये यूज़ करना है कि तुम्हारे कंपाउंड में ये भी है, E9 तब लिखना ये भी है और ये भी। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लग गई है? ये हो गया तुम्हारा वर्ड प्राइमरी सफिक्स तुमको क्या बताता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसको रिवाइंड करके देख लेना, लेक्चर है, ठीक है ना। किसी को अगर बहुत दिक्कत होगी तो ये अभी अपलोड हो जाएगा। 2 डिग्री सफिक्स हमको क्या बताता है, तुम्हारी कास्ट थी शर्मा, तुम्हारी कास्ट है महेश्वरी, तुम्हारी कास्ट है, तुम्हारी शर्मा ही है, तुम्हारी कास्ट है भूमेश क्या है, महाजन, तुम्हारी कास्ट है सिंह। चलो ठीक है जी, वो सिंपल ही हो गया। जब ये जो कास्ट होती है वो तुमको अपने दादाजी से मिलती है। दादाजी किससे मिली थी, तुम्हारे दादाजी से मिली, उनके दादाजी से मिली थी। यानी कि अगर तुम्हारे घर में बहुत सारे मेल मेंबर हैं, मेल मेंबर से मिलता है सरनेम, तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारे ग्रुप्स लगे हुए हैं, उनमें से तुमको एक क्या डिसाइड करने पड़ेंगे, दादाजी डिसाइड करने पड़ेंगे। क्या डिसाइड करने पड़ेंगे,
दादाजी। बाकी सारे मेल मेंबर उनसे छोटे ही होंगे, क्योंकि मेल मेंबर से सरनेम आता है। तुमको हो सकता है तुम्हारे ऑर्गेनिक तुम्हारे घर में बहुत सारे मेल मेंबर्स हो, सबसे बुजुर्ग मेल मेंबर से तुम्हारा क्या आया होगा, सर नेम आया होगा। ठीक है जी। अब ऐसे ही ऑर्गेनिक अमाउंट में बहुत सारे ग्रुप्स लगे हो सकते हैं, बहुत सारे ग्रुप्स लगे हो सकते हैं। उनमें से आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करना पड़ेगा। क्या डिसाइड करना पड़ेगा, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है जी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। आपका सेकेंडरी सफिक्स कुछ नहीं बताता, ये बताता है प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप कौन सा है या प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा। यानी कि तुम्हारे कंपाउंड के एंड पे क्या कास्ट लगेगी, ओल लिखोगे, अल लिखोगे, ओन लिखोगे, ओइक एसिड लिखोगे, ये आपको डिसाइड करना पड़ता है कि उनमें से जो ग्रुप्स लगे हैं उनमें से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, दादाजी कौन से हैं, कास्ट उनकी लगती है। बाकी सारे मेल मेंबर जैसे सचिन रमेश तेंदुलकर हो गया, तेंदुलकर हो गई, कास्ट दादाजी सही होगी। सचिन उसका नाम हो गया, किसी रमेश हो गया डैडी का नाम। अब वो डैडी का नाम हम ऑर्गेनिक अमाउंट में कहाँ लगाएंगे, आगे लगाएंगे। कहाँ लगाएंगे, रमेश सचिन तेंदुलकर होना चाहिए था मेरे अकॉर्डिंग। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिसाब से नाम पूछो, उसका नाम क्या होना चाहिए था, रमेश का बेटा सचिन, और सचिन के जो दादाजी से उसकी जात क्या थी, तेंदुलकर। समझ लगी कि नहीं लगी? ठीक है, चलो वो उन्होंने लिखता है सचिन रमेश तेंदुलकर लिखते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर नाम लिखो रमेश सचिन तेंदुलकर, क्यों कि जो तो अब मतलब कि एक तुमने बहुत सारे ग्रुप्स लगे थे, उसमें से तुमने डिसाइड कर लिया प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप कौन सा है, उसके हिसाब से कास्ट आ जाएगी। ठीक है जी। और अब क्या बचा था तुम्हारे नाम में, मैंने तुमको क्या क्या गिना दिया अभी तक, तुम्हारे कॉमन नेम आयुपक नेम में या कॉमन नेम में मैंने तुमको गिना दिया है, वर्ड रूट गिना दिया है, प्राइमरी सफिक्स गिना दिया है, एंड सेकेंडरी सफिक्स गिना दिया है, और क्या बना दिया है, प्राइमरी प्रीफिक्स भी बता दिया है। उसके पहले क्या बच जाता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब जो बाकी सारे फंक्शन ग्रुप है ना, जो प्रिंसिपल नहीं है, सारे ग्रुप्स क्या बन जाते हैं, फिर सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, और सब्स्टिट्यूएंट क्या हैं, सब्स्टिट्यूएंट क्या हैं, उनका जो जिक्र होता है वो कहाँ पे होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में होता है। कहाँ पे होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स में होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बहुत सारे ग्रुप्स हैं कंपाउंड में, उनमें से प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप डिसाइड किया, उसके हिसाब से तुम्हारा एंड पे लग जाएगा कास्ट जो आएगी, क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सफिक्स। बाकी सारे अपने आप क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी प्रीफिक्स। ये सिर्फ इतना बताता है साइक्लो है कि नहीं, इसका और कोई रोल नहीं है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लगी? अब देखो कुछ चीज़ें होती हैं, सम ग्रुप्स, नोट करने वाली बात क्या है, सम ग्रुप जो हैं ऑलवेज क्या ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है बेटा जी। जैसे मैं बोलता हूं आपका नाम लगना चाहिए, गाली लगना चाहिए। अगर आप किसी की छेड़ डालते हो अपने दोस्त की, तो आप उसको गाली बनाने की कोशिश करते हो जितना गंदा बन सके, यही होता है। ठीक है जी, बेइज्जती वाला चीज़ है। अगर आप घर वाले आपका नाम रखते हैं तो बेइज्जती करने की कोशिश नहीं करते, अच्छा सा नाम रखने की कोशिश करते। घर वाले की बात कर, बाहर वाले की नहीं, बाहर वाले बड़ा कॉमेडी नाम रखा ना तेरा। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो अब क्या होगा, तो नाम लगना चाहिए। अब आप खुद बोल के देखो, आपको मिथेन क्लोरो अच्छा लग रहा है लिखने में कि क्लोरो मिथेन अच्छा लग रहा है? क्या लग रहा है, बोलने में क्या अच्छा लग रहा है, क्लोरो मिथेन अच्छा लग रहा है। तो यानी कि जो हेलोजन होते हैं ना, वो हमेशा क्या ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं। और आपके +2 का पहला चैप्टर है हेलो, ये देखो हेलो हो गया वर्ड, ये हो गया अल्क हो गया, कितने कार्बन, और ये एंड में क्या आ गया, एन, हेलो अल्केन। ये आपके +2 के पहले चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हेलो अल्केन ही उसका नाम हेलो अल्केन क्यों है, क्योंकि हेलोजन हमेशा क्या ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का नाम सेकेंडरी प्रीफिक्स के तौर पे आता है। वो पीछे लिखा अच्छा नहीं लगता। यानी कि कौन कौन से ग्रुप है हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं, क्या ऐड करते हैं, देखो हर ग्रुप नहीं हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ऐड करता, सब्स्टिट्यूएंट का जिक्र कहाँ पे होना है, सेकेंडरी प्रीफिक्स पे। ठीक है जी। कुछ ग्रुप्स हैं जो हमेशा क्या ऐड करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। समझ लग गई है कि नहीं लग गई है? क्लियर है? उनमें से एक कैटेगरी कौन सी आ जाएगी, हेलो, क्या आ जाएगी बेटा, हेलोजन्स। यानी कि हेलोजन का नाम हेलो हमेशा आगे लगेगा, बाकी वर्ड रूट वगैरह पीछे शुरू हो जाएंगे। ठीक है कि नहीं? ठीक है। अब आगे, अब बोलो नाइट्रो ब्यूटेन अच्छा लग रहा है कि ब्यूटेन नाइट्रो अच्छा लग रहा है?
नाइट्रो ब्यूटेन अच्छा लग रहा है कि ब्यूटेन नाइट्रो बोलने में अच्छा लग रहा है? मेरे को तो नाइट्रो लग रहा है। तो यानी कि ये गंदा लग रहा है बोलने में, ये अच्छा लग रहा है बोलने में। यानी कि जो नाइट्रो ग्रुप है वो भी हमेशा क्या ऐड करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट NITRO। NITRO जो नाइट्रो होता है उसका ग्रुप ये होता है NO2। हैलोजेंस को एक्स से लिखते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो एंड आयोडो। ठीक है जी। अब आपका नाइट्रो हो गया, और कौन सा आ जाएगा भाई साहब आपका? वो तो हेलोजन ही हो गया ना। और आपका क्या बोलते हैं भाई साहब? आपके अल्काइल ग्रुप्स क्या हो सकते हैं? अल्काइल। ठीक है, अल्काइल ग्रुप हमेशा का वो भी क्या ऐड करते हैं? सबसे अल्काइल ग्रुप एक्चुअली बात बेटे आपने ना अल्काइल ग्रुप आप पढ़ते हो तो अल्काइल ग्रुप बड़े लीनियंटली पढ़ लेते हो। अल्काइल ग्रुप ना दो तरह के हो सकते हैं। क्या तरह के हो सकते हैं? वन इज सिंपल अल्काइल ग्रुप, अनदर इज कॉम्प्लेक्स अल्काइल ग्रुप। ठीक है जी। अल्काइल ग्रुप एक तरह का नहीं होता। अल्काइल ग्रुप आगे दो कैटेगरी के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। अल्काइल ग्रुप के अलावा क्या आ जाते हैं? अराइल ग्रुप्स आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? अराइल ग्रुप्स। ये सिंपल ही होते हैं, इनमें ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। हाँ, एल्कॉक्सी। आप बोलो इथॉक्सी इथेन बोलने में अच्छा लग रहा है, इथॉक्सी मिथेन इथॉक्सी इथेन बोलने में अच्छा लग रहा है कि इथेन इथॉक्सी बोलने में अच्छा लग रहा है? ठीक है जी। क्या बोलने में अच्छा लग रहा है? ऊपर वाला कि नीचे वाला? ऊपर वाला। तो यानी कि अल्कॉक्सी ग्रुप भी हमेशा क्या ऐड करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। अल्कॉक्सी भी हो सकते हैं, एराइल ऑक्सी भी हो सकते हैं। ठीक है जी। तो ये कुछ ग्रुप हैं जो हमेशा क्या ऐड करते हैं? सब्स्टिट्यूएंट ऐड करते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ लग गई? क्या औखा भी इसमें बताओ? ठीक है जी, समझ लग गई है? अब आगे चलते हैं फिर किसके ऊपर? नेमिंग। आगे एक बार आपको, अब आपका क्या होना चाहिए? अब आपने क्या करना है? आपने डिसाइड करना था मैंने किसको भाई साहब वो रखना है। मैंने क्या रखना है किसको? अब मैंने क्या करना है भाई साहब? एक तो आपका ना सबसे सौखा, अब आपको क्या आना चाहिए? सबसे आसान फैमिली होती है वो अल्केन फैमिली होती है। इसकी नेमिंग, सिर्फ इसकी नेमिंग के लिए क्या रूल रखना है हमने? एक तो अल्केन फैमिली पढ़ेंगे, बाकी हम पढ़ेंगे सारी ऑल अदर ग्रुप्स, ऑल अदर ग्रुप्स टुगेदर, ऑल अदर ग्रुप्स टुगेदर नेमिंग करने के लिए। ठीक है बेटा जी? ठीक है, क्योंकि एक इसके लिए रूल लग गया, बाकी सारों के लिए रूल क्या है? सेम है। अल्केन के लिए आपने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी होती है। क्या सिलेक्ट करनी होती है? जितने भी आपके लॉन्गेस्ट चेन है, जितने भी चेन बन रहे हैं उनमें से आपने क्या सेट करनी है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। और बाकी सारी जगह पे क्या होता है? सिलेक्ट चेन विद मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप एज प्रिंसिपल चेन, एज प्रिंसिपल। जिस चेन में मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप आते हैं उसको तुमने क्या करना है? प्रिंसिपल चेन मानना है। ठीक है जी। इट माइट नॉट बी द लॉन्गेस्ट, इट माइट नॉट बी द लॉन्गेस्ट। ठीक है जी। आपने देखना है कि आपके गिवन कंपाउंड में अगर फंक्शन ग्रुप लगे हैं तो आपने ये वाला रूल फॉलो करने की कोशिश करनी, इधर वाली साइड वाले नहीं। अगर नहीं फंक्शन ग्रुप लगे तो आपने ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी एज प्रिंसिपल चेन। ठीक है कि नहीं? ठीक है। सबसे पहले तो यही होना चाहिए ना कि प्रिंसिपल चेन कौन सी है। अगर अल्केन है तो लॉन्गेस्ट चेन वाला, अगर फंक्शन ग्रुप एक से एक लगा या एक से ज़्यादा लगा है तो आपने चेन क्या लेनी है? हमारी चेन में क्या आना चाहिए? मैक्सिमम फंक्शन ग्रुप आ जाने चाहिए। अगर लॉन्गेस्ट भी बन जाए तो बड़ी अच्छी बात है, अगर लॉन्गेस्ट ना भी बने तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है कि नहीं? ठीक है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए जानबूझ के आपकी लॉन्गेस्ट चेन के अंदर फंक्शन ग्रुप भी सारे आ रहे हों और आप जानबूझ के छोटी चूज़ कर लो, वो तो आपकी बेवकूफ़ी है। पहली तो यही है ना कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है। अगर फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है तो लॉन्गेस्ट चेन ना भी बने तो कोई बात नहीं है। ठीक है ना? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ लग गई है? अब आपने क्या करना, एक तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ठीक है? ठीक है, आपने एक बार चेन सिलेक्ट कर ली है, उसके बाद आपका अगला रूल क्या पता होना चाहिए? प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स पता होना चाहिए। प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ डिफरेंट
फंक्शनल ग्रुप्स। ठीक है, ये क्यों पता ना चाहिए, फिर आपको दादाजी डिसाइड हो जाएंगे कि किसको आपने वेरियस फंक्शन ग्रुप आपने ले लिए, उसमें से किसको आपने क्या बनाना है, किसका आपने सरनेम लगाना है, बाकी सारे क्या बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है जी, मेन काम ये है। दो काम आ गए ना, आपको चेन सेलेक्ट करनी आ गई और दूसरा क्या आ गया, प्रायोरिटी ऑर्डर आ गया, तो बस खत्म हो गया। आईयूपैक और कॉमन नेमिंग दोनों की क्या बच गई है, बैंड बच गई है। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, बंद कर लो। ठीक है जी, अब हमारा अगला काम क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स डिसाइड करना है। सबसे पहले आपने प्रायोरिटी अगर किसी को देनी है, अगर आपके कंपाउंड में लगा होगा तो किसकी कास्ट लगाओगे? अगर अमीन सॉल्ट्स लगे हैं तो सबसे पहले प्रायोरिटी इनको देनी है। ये तो होता ही नहीं वैसे जनरली। जैसे आप बोलते हो अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, ऐसे ही बोल देते हो, एस पे कोई अमोनियम एसीटेट, ये क्वेश्चन आता है इन पे क्वेश्चन जनरली नहीं आता। ठीक है जी, तो सबसे पहले आपका क्या आ जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या आ जाता है बेटा जी, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद प्रायोरिटी किसको देनी है, कार्बोक्सिलिक एसिड को। उसके बाद प्रायोरिटी किसको देनी है, सल्फोनिक एसिड को। किसको देनी है, किसको देनी है, सल्फोनिक एसिड को। उसके बाद किसको देनी है, एनहाइड्राइड को। किसको देनी है, एनहाइड्राइड। बेटा ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये इसका डेरिवेटिव है एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बनते हैं। ठीक है जी, सबसे पहले एसिड आएगा, फिर क्या आ जाएंगे, एसिड के डेरिवेटिव्स। इसमें कितने, 3 ऑक्सीजन होते हैं। एनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर क्या होता है, C डबल बॉन्ड O, O C डबल बॉन्ड O, ये होता है ना, ये एनहाइड्राइड होता है। ये ग्रुप कौन सा होता है, एनहाइड्राइड ग्रुप होता है। CO होगा, सेंटर में ऑक्सीजन होगा, दोनों तरफ चेन चल रही होगी। ठीक है जी, ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा चीज ग्रुप लिख गया तुमको किसी में, तो वो कौन सा ग्रुप है, एनहाइड्राइड ग्रुप है। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड था, COOH बोलते हैं इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है या इसको ऐसे भी लिखा हो सकता है। क्लियर, आपको याद भी तो कराना है किसको प्रायोरिटी देनी है। सबसे पहले आपने ऐसा एसिड का डेरिवेटिव लिखना है जिसमें 3 ऑक्सीजन है। उसके बाद आपने ऐसा एसिड का डेरिवेटिव लिखना है जिसमें 2 ऑक्सीजन है। 2 ऑक्सीजन वाला डेरिवेटिव कौन सा है, एस्टर। कौन सा है, एसिड के बाद एसिड के डेरिवेटिव आने हैं। सबसे पहले एसिड, ऐसा एसिड डेरिवेटिव जिसमें 3 ऑक्सीजन है। उसके बाद ऐसा एसिड डेरिवेटिव जिसमें 2 ऑक्सीजन है। ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, एसिड क्लोराइड आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एसिड क्लोराइड। क्लोराइड इसलिए बोलते हैं जनरली क्लोराइड होता है, हेलाइड हो सकता है, एसिड हेलाइड, एसिड हेलाइड। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, COX। ठीक है जी, ये सारे एसिड के डेरिवेटिव्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं एसिड अमाइड्स। क्या आ जाते हैं, एसिड के अमाइड। ये भी एसिड का डेरिवेटिव है। पहला आया एसिड, उसके बाद क्या आ गए, एसिड के डेरिवेटिव जिसमें 3 ऑक्सीजन, फिर 2 ऑक्सीजन, फिर एसिड लाइड एंड एसिड अमाइड। ठीक है बेटा जी। उसके बाद आ जाते हैं नाइट्राइल्स। क्या आ जाते हैं, नाइट्राइल्स। नाइट्राइल होते हैं साइनाइड्स। क्या बोलते हैं, साइनाइड का ही दूसरा नाम नाइट्राइल है। नाइट्राइल कब यूज करते हैं, व्हेन द वर्ड नाइट्राइल इज यूज्ड। आता ना तुमको, बताओ अब। हाँ, जब इसका कार्बन काउंट कर लिया है तो हम वर्ड क्या लिखते हैं, नाइट्राइल लिखते हैं, LE है। ठीक है जी। अगर ये कार्बन तुमने मेन चेन का पार्ट नहीं काउंट करा तो तुमने क्या लिखना है, साइनाइड लिखना है। क्या लिखना है, क्योंकि C की आवाज आनी चाहिए ना। फिर अगर कार्बन नहीं काउंट करा तो C की आवाज आनी चाहिए, अगर कार्बन काउंट कर लिया तो C की आवाज नहीं आनी चाहिए, नाइट्राइल। ठीक है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद आता है आइसोसाइनाइड। क्या जाता है, आइसोसायानाइड। ठीक है। अब ये देखो फर्क क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं और एक क्या बनाया है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है। यहाँ से नाइट्रोजन से मेन चेन जुड़ी होगी, यहाँ से कार्बन से मेन चेन जुड़ी होगी। ठीक है, इसको आइसोसाइनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोसायानाइड और आइसोनाइट्राइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोनाइट्राइल। है तो स्ट्रक्चर सेम है ना, इसका आइसोमर यही है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। आपको क्वेश्चन आ जाएगा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपका कोवलेंट बॉन्ड भी होता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, दैट इज योर आइसोसाइनाइड। इसके अलावा एक और फंक्शनल ग्रुप है जिसमें आपका कोवलेंट बॉन्ड भी होता है और आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी होता है, वो आप मेरे को भी मैं आपको बताता हूँ, तब तक आप अपने दिमाग में सोचो। उसके बाद आ जाना है एल्डिहाइड ग्रुप। क्या आ जाना है, साइनाइड। ठीक है जी, ये इससे वाटर रिमूव करके बनता है। देख लो यहाँ पे क्या है, ये H2 यहाँ से उखाड़ दो, ये O उखाड़ दो, ये ट्रिपल बॉन्ड नहीं बन गया।
अब एसिड के डेरिवेटिव हो गए, बाद में उससे वाटर रिमूव करके साइनाइड बना दिया, फिर आइसोसायानाइड हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर याद। फिर आपका चैप्टर है प्लस 2 में एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, कीटोन एंड एल्डिहाइड नहीं है, यानी कि एल्डिहाइड कीटोन में से किसको प्रेफरेंस देनी है, एल्डिहाइड को, फिर किसको प्रेफरेंस देनी है, कीटोन को। एल्डिहाइड्स के बाद किसको देनी है, कीटोन्स को, ठीक है जी। उसके बाद आपका प्लस 2 का एक चैप्टर है एल्कोहल्स एंड फिनोल्स। क्या है जी, क्या चैप्टर है, फिनोल अल्कोहल है क्या अल्कोहल फिनोल है, एल्कोहल फिनोल। तो पहले प्रेफरेंस किसको देनी है, अल्कोहल को देनी है, फिर लास्ट प्रेफरेंस किसको देनी है, फिनोल को देनी है उसके बाद, ठीक है जी। अल्कोहल फिनोल भी हो गया। उसके बाद आ गया भाई साहब थायोल्स। क्या आ गया, थायोल क्या होता है, SH। अल्कोहल में OH होता है और थायोल में SH होता है, ठीक है जी। अल्कोहल फिनोल के बाद क्या आ जाएगा, थायोल्स। थायोल्स के बाद क्या आ जाएंगे, अमीन्स आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे, ये बहुत ज़रूरी है, अगर ये आता है तो तुम्हारा आधा काम क्या हो गया, फिनिश हो गया है, अमीन। उसके बाद क्या आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, अमीन के बाद लास्ट में अमीन्स। देखो स्टार्टिंग में अमीन सॉल्ट्स थे और लास्ट में क्या है, अमीन, ठीक है जी। इसके बाद आ जाता है ईन आ जाता है, उसके बाद किसको प्रेफरेंस देनी है, आइन, ईन एंड आइन लास्ट, ठीक है कि नहीं, ठीक है। कई बुक में लिखा ईन ट्रिपल बॉन्ड, ईन और आइन को प्रेफरेंस क्या देनी है, सेम देनी है, ये बात गलत है, ईन को प्रेफरेंस देनी है ओवर आइन, ठीक है जी। तो ये चीज़ें हो गई। इसके बाद अगर आपको एक बात, यू हैव डिसाइडेड कि मान लो, अब देखो यानी कि याद करने का तरीका बता दिया, याद हो जाएगा। एक बार एसिड के डेरिवेटिव आ गए, एसिड के डेरिवेटिव के बाद साइनाइड, आइसोसाइनाइड, फिर क्या आ जाता है, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल फिनोल्स, थायोल्स एंड अमीन, फिर ईन एंड। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। क्यों, मैं आपको नीचे बता के बताता हूं। देखो अब बताओ, क्या यार, ये तो सेंसिटिविटी बड़ी बढ़ गई इसकी ना, मैं दुखी हो गया वैसे। वैसे मेरी राइटिंग खराब हो तो रब साफ नहीं कराना चाहता, ठीक है जी। ये लो तुम्हारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है जी। एक तरफ ये, एक तरफ ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है जी। ये सी, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप। ये कौन सा ग्रुप है, एसिड ग्रुप। अब आपको किसके प्रेफरेंस किसको देनी, कास्ट किसका, सरनेम किसका लगना है, एसिड का के कीटोन का, एसिड का। मैंने बोला था प्रायोरिटी किसको देनी है, एसिड को, यानी कि एसिड का लास्ट पे, एसिड की वजह से क्या आ जाएगा, सेकेंडरी सफिक्स आ जाएगा, ठीक है जी। और इसकी वजह से क्या आ जाएगा, सेकेंडरी प्रीफिक्स आ जाएगा, और बाकी ये सारे क्या गिन जाएंगे, वर्ड रूट में आ जाएंगे। और प्राइमरी सफिक्स क्या आ जाएगा, एन आएगा, ईन आएगा, क्या आएगा, सारे कार्बन एक दूसरे से किससे जुड़े हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो एन आ जाएगा, ठीक है जी। अब इसको जोड़ के लिख दो, कितने कार्बन है, 1 2 3 4 और 5, तो पेंट आ गया। पेंट आ गया तुम्हारा वर्ड रूट, एन आ गया, और जो तुम्हारी ये, अब ये क्या है तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो गया, सेकेंडरी सफिक्स। जब पेंट, इसको बोलते हैं ओइक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, इसकी कास्ट क्या होती है, ओइक एसिड, ओइक एसिड। और ऊपर से आपका ये क्या होता है, कीटो होता है। क्या होता है जी, कीटो होता है। बेटा अभी ये अधूरा है, कीटो या ऑक्सो होता है, कीटो और ऑक्सो, ठीक है। कीटो भी लिखा हो सकता है और ऑक्सो भी लिखा हो सकता है, ठीक है जी। अब क्या तुमको पता लग रहा है इस नाम से कि कीटो कहाँ पे लगा हुआ है, 1 पे लगा है, 2 पे लगा है या 3 पे लगा है। तो यानी कि आपको यहाँ पे नंबरिंग भी करनी पड़ती है, नंबरिंग का करनी पड़ती है। अगर आपके दादाजी आपके साथ खाना खा रहे हैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के, तो आप चेयर कहाँ से काउंट करनी शुरू करोगे, अपने दादाजी से शुरू करोगे, यानी कि नंबरिंग कहाँ शुरू करोगे, जहाँ पे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप लगा हुआ था। तो यहाँ से लगाओ 1 2 3 4 5, यानी कि 4 पे क्या लगा हुआ है, कीटो लगा हुआ है। आपको नाम से पता लगे ना, कीटो लगाना है कौन से कार्बन पे, 4 कार्बन पे, ठीक है जी। और यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत है कि नहीं लिखनी है, 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक बात यहाँ पे एक नोट करने वाली है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ओ है। जब ऐसा हो कि आपका सेकेंडरी सफिक्स किसके शुरू हो रहा हो, वॉवल से शुरू हो रहा हो, किससे शुरू हो रहा हो, सेकेंडरी सफिक्स किससे शुरू हो रहा हो, वॉवल से शुरू हो रहा हो, तो 1 डिग्री सफिक्स का ई ड्रॉप कर दो, 1 डिग्री सफिक्स का ई ड्रॉप कर दो। 2 वॉवल इकट्ठे लिखे अच्छे नहीं लगते, ठीक है जी। एन ओइक एसिड आवाज आनी है, वैसे भी अगर ए लिखो एन ओइक एसिड लिख दो,
ठीक है, आवाज़ तो फिर भी वही आएगी। तो ई ड्रॉप कर दो जब यहाँ पे भी वॉवल है और यहाँ पे भी वॉवल है। क्लियर है, समझ लग गई है। नंबरिंग करनी है, नंबरिंग किधर से करनी है, जहाँ से तुम्हारे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप वाली साइड से नंबरिंग करनी है। ठीक है जी, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, एक बार तुमको वो चूज़ करना आ जाए। अब तुम्हारा अगला काम क्या था, अगला काम क्या है, हमने अब क्या याद करना है कि भाई साहब वेरियस फंक्शन ग्रुप याद करने हैं। वेरियस करने की अपने को जरूरत नहीं है, थोड़े बहुत ही करने की जरूरत है जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। कभी कभी क्या होता है, अपने आप को साबित करने के लिए हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, टीचर ज़्यादा काम करा लेता है जिसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं। वो अपने टौर मारती, मैनू लोड़ नहीं हैगी, ਤੁਹਾਨੂੰ भी आना चाहिए, मैनू मैं पेपर तुम देना, मैं नहीं देना। समझ लगी है, समझ लगी है? ठीक है बेटा जी। अब आपको क्या करना है, आपका एक टेबल बना होगा फंक्शन ग्रुप। फंक्शन ग्रुप का मतलब क्या है, वहाँ पे फंक्शन ग्रुप क्या होता है, व्हाट इज अ फंक्शन ग्रुप? फंक्शन ग्रुप अकेला एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो उस कंपाउंड को एक पर्टिकुलर फंक्शन दे देगा। नाम से बोल रहे हैं फंक्शनल ग्रुप। अकेला एटम भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ, जैसे देखो COOH हो गया, ग्रुप ऑफ एटम हो गया, हेलोजन हो गया, अकेला एटम हो गया। ठीक है जी, अकेला एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो तुम्हारे ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या देता है, एक फंक्शन देता है, तो उसको बेटा क्या बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। समझ लगी कि नहीं लगी? अकेला भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकते हैं। तो आपको फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से हैं वो याद करने, टेबल बनाना है। फिर आपने क्या करना है, अगर वो किसका काम करेगा, अगर वो किसका काम करेगा, इफ द फंक्शन ग्रुप इज एक्टिंग एज, क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है तो उसका क्या याद करना पड़ेगा तुमको, सेकेंडरी प्रीफिक्स याद करने पड़ेंगे। अगर वो किसका काम कर रहा है, 1 डिग्री फंक्शनल ग्रुप का काम कर रहा है, तो उसके तुमको क्या याद करने पड़ेंगे, सेकेंडरी सफिक्स याद करने पड़ेंगे। ठीक है जी। अगला हमारा ये काम है, ये तुमने अपने घर, तुमको मैंने कराया भी है, और कल हम टेबल डायरेक्ट निकालेंगे या आज ही निकाल लेते हैं, क्योंकि अब तुमने स्कूल तो नहीं जाना अभी टाइम है। चलो ठीक है जी, क्लियर है। वंस यू नो द नेमिंग देन यू कैन डू द थिंग्स। ठीक है, और हम ज़्यादा प्रैक्टिस करने पे जाएंगे। ठीक है जी, वी विल सॉल्व अरिहंत। ओके।